हेलो 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 हेलो। क्या आवाज़ सभी को आ रही है? हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है अभी? क्या आवाज़ सभी को आ रही है? चलो भाई, आवाज़ सभी को आ रही है। एंड आज की हमारी क्लास में हम लोग आज हमारा पहला लेक्चर है। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज की क्लास में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड उसी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोल क्या होता है और मोल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक उसको समझने में, ठीक है। बेसिकली जैसे मोल की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। वालेकुम सलाम। जैसे नहीं सर, आपकी आवाज़, अच्छा वॉइस आ रही है, चलो गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम सलाम। सो अभी कितने लोग हैं क्लास में? अंजलि, सचिन, असद, संध्या, इशरत, अंतिमा, निस्वा एंड सानिया। हाँ, तो आज की क्लास जो है बेसिकली हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के रहने वाली है। अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जिसको जो भी डाउट आए आप हैंड रेस कर सकते हो। हैंड रेस करने का ऑप्शंस आपके पास है, तो वहां से आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। शर्माना नहीं है किसी भी चीज में। और दो तीन चीजें हैं जो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये सारी चीजें आप जानते हो। इस तरह का एक केमिस्ट्री ट्रैकर आप लोगों को रेडी कर लेना है। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा एंड वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या इसी तरह का आप अपना हैंड रिटन बना सकते हो। इसमें क्या है कि पूरा केमिस्ट्री ट्रैकर आपको बनाना है फुल ईयर के लिए। सेम इसी तरह का आप बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको बनाना है। आज का हमारा पहला दिन है, केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फुल फ्लैश तरीके से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। इशरत, हाँ, अभी तो अपना चैनल वापस नहीं आया है, तो अभी तो ये क्लास वाईटी पर नहीं होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर अपन कोशिश करेंगे कि क्लास कर पाए, है ना। तो मेरे को एक 8 माइक है ना ये, F1 एंड F2, ठीक है अभी, ठीक है। 1 मिनट रुकना। चलो, सो असद, हाँ हाँ, बायोलॉजी की क्लास कब होगी? बायोलॉजी क्लास कल से हो जाएगी। कोई 1 मिनट रुको आप। अब ये जो है ना, इस पूरी टेबल को आपको बना लेना है। इसमें आपको क्या करना है, मैं इसका दे दूंगा आपको पीडीएफ। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो लेक्चर डन आपको उसका कर देना है, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी आपने उस चैप्टर की पढ़ रखी है कि नहीं, नोट्स आपने बना लिए हैं कि नहीं, डीपीपी आपने सॉल्व की है उसकी, पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो चुके हैं, रिवीजन पहली बार जो डिटेल रिवीजन होता है वो आप कर चुके हो कि नहीं, सेकेंड टाइम रिवीजन जो कि थोड़ा फास्ट होता है, थर्ड टाइम रिवीजन जो कि उससे भी ज्यादा फास्ट होगा, एंड लास्ट में हम करते हैं क्विक रिवीजन। एंड देन उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टेस्ट। वैसे तो हाँ हाँ, इष्टत लगा लेंगे। सो अभी ये, फिर आपको उस चैप्टर का क्या लगाना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप उस चैप्टर का टेस्ट भी दे दोगे देन वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, इनके पीडीएफ्स भी मैं आपको दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो जाए।
अगर एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर रहेगा जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। उसी के हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल वाला आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशंस, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप एक एक करके इनको देख सकते हो और इनकी जो भी आपको बनाना है जिस भी तरीके से आप यहाँ बना सकते हो। सो बाकी तो आप सारी चीजें जानते हो, एप्लीकेशन पर क्लास है तो ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। लेक्चर नंबर 1 है, क्या है लेक्चर हमारे पास है 01। इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, इसमें हम लोग बेसिकली मोल के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में? मोल के बारे में समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो एक्चुअल में मोल होता है वो क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है। वो डेफिनेशन रट लेते हैं, उस डेफिनेशन को बार बार रट करके भूल जाते हैं या फिर सिर्फ फॉर्मूला ही उनको याद हो पाते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, आप लोगों को मोल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता हो, उसके लिए आज की क्लास में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, जैसे जैसे क्लासेस ऐड होती रहेंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस भी ऐड होते रहेंगे। सो सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छा एक सीक्वेंस होता है, पहले मैं आपको वो सीक्वेंस बता देता हूँ। जैसे मान करके चलते हैं, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। अच्छा चलो उल्टा लेकर के चलते हैं। देखो सबसे पहले कौन आएगा? मोल आएगा। मोल से कौन आएगा? मोलिक्यूल आएगा। कौन आएगा? मोलिक्यूल। एंड देन जो मोलिक्यूल होगा वो किस चीज से मिलकर के बना होगा? वो एटम से मिलकर के बना होगा। एटम यानी कि परमाणु। और ये जो एटम होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। अब एक वर्ड हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, बिकॉज एक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन, कई सारे प्रोटॉन और कई सारे न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट होता है जिसकी हेल्प से हम मोल को समझेंगे। अब मोल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझेंगे, फिर एटम को, फिर मॉलिक्यूल को, एंड देन हम मोल को समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग हैं क्लास में एंड तक बने रहिएगा, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक छोटा सा पार्टिकल जिसके ऊपर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 माइनस में होता है इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन होता है इस पर आवेश जस्ट इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ वो जो न्यूट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? 0 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, लेकिन इनके जो साइन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब बच्चों से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के बारे में बात की जाती है तो कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो प्लस आवेश के चक्कर में यहाँ पर प्लस कंसीडर कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर जो पावर होती है, पावर और प्लस माइनस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, पावर माइनस ही रहती है। केवल जो स्टार्टिंग वाला साइन होता है उसका साइन चेंज होता है। अब आप लोग जो परमाणु संरचना पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हो कि परमाणु के अंदर परमाणु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिनको क्वार्क पार्टिकल या फिर मेसोन पार्टिकल्स कहा जाता है। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है क्या? परमाणु। जिसका नाम होता है, सॉरी, अब इसके बाद हम लोग किस चीज पर एंटर करने वाले हैं? यहां से हम समझेंगे एटम को। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है उसको हम एटम कहते हैं। एटम से कौन बनेगा? एटम, पहले एटम को समझेंगे, एटम के बाद हम किसको समझेंगे? एंड्रेस किसने किया है? एंड्रेस किसने किया था अभी?
चलो, अब यहाँ से हम लोग किसको समझेंगे? मॉलिक्यूल को समझेंगे। सो आगे चलते हैं, एटम की बात करते हैं। एटम की बात करते हैं। एटम बेसिकली क्या होता है भाई? सबसे पहले एटम की डेफिनेशन किसने दी थी? ऋषि कनाद ने। ऋषि कनाद के बाद जॉन डाल्टन आए थे, उन्होंने बोला कि ये डिविजिबल नहीं होता है, बट उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई जिसमें पता चला कि ये डिविजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ एटम्स की, कुछ एटम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कार्बन हो गया, ये भी एक एटम होगा। ऑक्सीजन हो गया, ये भी एक एटम होगा। नाइट्रोजन हो गया, ये भी एक एटम होगा। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए N2, तो ये एक मॉलिक्यूल होगा। अगर यहाँ से O2 की बात की जाए तो ये भी एक मॉलिक्यूल होगा। यहाँ से इसकी बात की जाए Cl2, ये भी एक मॉलिक्यूल होगा। CO2 की अगर बात की जाए तो ये भी एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, NH3 ये भी एक तरीके से क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल मतलब अणु होगा। ठीक है, बाकी हिंदी की टर्मिनोलॉजी इसके लिए तो आपकी बेसिक से क्लियर होगी। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, ये क्या क्या चीजें होती हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले एंटर करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल पर, जिसका नाम है कार्बन। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 हम समझने वाले हैं कार्बन। अब ये कार्बन क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक आप लोगों को याद होगा। क्या होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक? 6, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें टोटल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? जो भी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें प्रोटॉनों की संख्या मिल जाती है। अब ऐसे केस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमाणु है ये उदासीन है या इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस पर आवेश होगा या इस पर आवेश नहीं होगा? यानी कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु उदासीन होगा या इस पर कोई आवेश होगा? हम ये बात कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसकी अगर हम उदासीनता या इसका आवेश की बात करें, या ऐसे बोलें कि नेट आवेश इसके ऊपर क्या होगा, नेट आवेश इसके ऊपर क्या होगा, अगर हम उसकी बात करें तो क्या निकल करके आएगा? यहाँ से नेट आवेश क्या निकल करके आएगा? देखो, आवेश को कौन डिसाइड करेगा? या तो आवेश नेगेटिव होगा या आवेश पॉजिटिव होगा। अब आवेश का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या है? एक समान है। 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। अगर दोनों एक समान है, एक समान इलेक्ट्रॉन, एक समान प्रोटॉन, यानी कि जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, तो यहाँ पर जो नेट आवेश आ जाएगा, यानी कि जो नेट चार्ज आएगा, उसकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? उसकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 0। तो अगर नेट चार्ज की बात की जा रही है तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। कैसे पता किया? पता करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में क्या डिफरेंस है, बस वही बताएगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लेकर के चलते हैं N2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेकर के चलते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन, अभी हम परमाणु की बात कर रहे हैं। किसकी? नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन परमाणु को जिस तरीके से होता है, इसके अंदर कितने होते हैं? 7 और 14, इस तरीके से ये निकल करके आएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितने निकल करके आएंगे? 7। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो कितने निकल करके आएंगे? 7। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो कितने निकल करके आएंगे? 14 - 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्यों होगा 0? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या ही एक समान है। अच्छा, एक चीज, जब भी हमसे आवेश की बात होगी तो जो भी नंबर ऑफ डिफरेंस होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में हो या प्रोटॉन्स की संख्या में हो, उनके डिफरेंस करके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से उसकी मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो नाइट्रोजन परमाणु होगा ये कैसा होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन परमाणु।
क्या बोलेंगे इसको हम? उदासीन परमाणु। परमाणु बोला गया है, आप इस बात को भी ध्यान रखें, अणु की बात नहीं की गई है। क्लियर? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारा क्लियर है ना? एग्जाम्पल नंबर 3, अभी बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, यहीं से हम चीजों को एडवांस करते जाएंगे। यहीं से हम सिर्फ यहाँ से हम चीजों को एडवांस करते जाएंगे ना। अगला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम ऑक्सीजन का। बस यहीं से हमारा खेल स्टार्ट होने वाला है। ऑक्सीजन के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? 8 और 16। क्या होता है? 8 और 16। जैसे ही ऑक्सीजन की बात हुई, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट की, प्रोटॉनों की संख्या कैलकुलेट की, न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल करके आएगी? यहाँ पर 8। प्रोटॉनों की संख्या कितनी निकल करके आएगी? 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल करके आएगी? 16 माइनस के 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अगर नेट चार्ज की बात की जाए तो इस पर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? इस पर जो नेट चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी? बताओ भाई जल्दी से। अच्छा, बिट्टू भी आ गए क्लास में। जो नेट चार्ज आएगा वो कितना निकल करके आएगा? 0। सर बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ बिट्टू बोलो। अभी आएंगे, चीजें आएंगी। मैं तुम्हें वो खतरनाक सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली जेई के एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो वो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जेई के क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। आपको लगेगा सर यहाँ से जेई का क्वेश्चन बन गया, हाँ यहीं से बनेगा। इतनी बातें क्लियर है ना? अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 04, यानी कि चौथा एग्जाम्पल हमारा गुड मॉर्निंग आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड आयन की। ऑक्साइड आयन, अभी जो ऑक्साइड आयन होगा ये क्या होगा? बताओ भाई, ऑक्साइड आयन क्या होता है? कोई बताएगा? ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्साइड आयन क्या होता है? क्या होता है ऑक्साइड आयन? हमें इंजीनियर नहीं बनना, हम इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, हम तो उस लेवल का बनाना चाहते हैं ताकि 27 में आप लोग 180 आउट ऑफ 180 ला सको, ताकि मैं भी बोल सकूं कि हाँ मेरे क्लास के बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े केमिस्ट्री में मैं करूंगा। चलो बताओ ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्साइड आयन क्या होता है? कौन बताएगा ऑक्साइड आयन क्या होता है? जल्दी बताओ, ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्साइड आयन क्या होता है? जब तक तुम ऑक्साइड आयन का लिखो, मैं नेक्स्ट पूछता हूं आपसे। एग्जांपल नंबर 5 की हम बात करेंगे नाइट्राइड आयन की। इसकी नाइट्राइड आयन, इसका भी बताओ कि ऑक्साइड आयन और नाइट्राइड आयन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्साइड आयन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? बताओ किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ऑक्साइड आयन हो गया, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? बताओ भाई, कहाँ हो खोए हुए? टाइप करो जल्दी। अरे गधो, क्या होता है? O2 माइनस होता है ना ऑक्साइड आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। जिसमें जीरो के दो मोलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये होता है ऑक्साइड आयन। अब ये बना कैसे होगा? कहानी बस यही है। ये बना कैसे होगा? कहानी यही है, और इसी कहानी की हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से बना होगा। ये ऑक्सीजन हमारे पास, ये कौन है? ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये O2 माइनस में कैसे गया होगा? सुनाई नहीं दे रहा? मैं तो बोल रहा हूं। इसके अंदर ये इस तरीके से होगा 8 इन 16। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। यहां से ये हो जाएगा ना हो। ये अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 8 हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो 8 हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर? तो 8 निकल करके आएगा।
नाउ अब ये बताओ कि ये ऑक्सीजन 2- बना है। देखो दो तरीके होते हैं, या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, यही कहानी होती है। परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद O2 2- में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहां से आप बताओ कि अब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हो जाएंगे? 8 तो पहले थे, तो यहाँ पर 8 पहले थे, 2 इसने एक्सेप्ट कर लिए, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का क्या कहानी है कि प्रोटॉन ये डोनेट कर पाएगा क्या या एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो प्रोटॉन को बाहर नहीं जाने देता है। प्रोटॉन को बाहर नहीं जाने देगा तो प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, प्रोटॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी बनेगी? यहाँ पर 8 ही रहेगी कि 10 हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 8 ही रहेगी। अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 8 रहेगी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पास ना, यहाँ से 4 ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी में सिंपल सा है ये, इसका जब मॉलिक्यूल वाला रूप आएगा वो थोड़ा भयानक हो जाता है। वो थोड़ा भयानक हो जाता है। वो क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर आपको दे दिया है कि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा प्रोटॉन, फिर आ जाएगा न्यूट्रॉन, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, से ज्यादा होगा प्रोटॉन। जो एक ऊपर वाले ऑप्शंस को चेंज करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा न्यूट्रॉन के। यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे किसके? ऑप्शन को थोड़ा चेंज करते हैं ना। देखो प्रोटॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, और ये दोनों नहीं 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 सही है, ऊपर वाला ठीक था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे न्यूट्रॉन के। तो इस तरह के ऑप्शंस क्या हैं, क्रिएट हो रहे हैं आजकल के एग्जाम्स के अंदर। अब ये एक सिंपल सा आयन है, इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जब बनते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब अगर आप ऑक्साइड आयन की बात करो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑक्साइड आयन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ इश्रत बोलो, क्या हुआ? क्या हमारे पास सी वाला सही हो जाएगा? क्या हमारे पास सी वाला सही होगा? ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है। अभी ये सिर्फ मैंने संख्या के बेसिस पर बोला है। यहाँ पर चार्ज के बेसिस पर भी बात की जा सकती है। चार्ज के बेसिस पर अगर बात करें हम, चार्ज के बेसिस पर अगर बात करें तो मैं दूसरे ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ चार्ज के लिए, ठीक है ना। अगर चार्ज के लिए बात की जाए, ये किसकी थी? संख्या के लिए। अगर संख्या के बारे में बात की जाए, संख्या के लिए किसकी संख्या क्या होगी? चार्ज के लिए अगर बात की जाए, मैं एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बाकी आगे वाले क्वेश्चंस पर उतना टाइम नहीं देंगे। चार्ज के लिए क्या बात किया जा सकता है भाई? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होगा प्रोटॉन से, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होगा, या ऐसा बोल सकते हैं सी वाले ऑप्शंस में कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होगा प्रोटॉन से, या फिर ऐसा एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा प्रोटॉन तो उससे कम होगा कौन? न्यूट्रॉन। ऐसा बोला जा सकता है। देन इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आई नो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मैंने गलत साइड इसको लिख दिया है। अभी देखो, हट गए हम। अभी दिखेगा ना? अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट?
इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस लगा होगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो न्यूट्रल होता ही है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ भाई। संध्या, आंसर आ चुका है संध्या का। आपको इस ऑक्साइड आयन के लिए, इस ऑक्साइड आयन के लिए आपको ना रिलेशन फाइंड करना है चार्ज के बेसिस पर, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, कौन सा चार्ज यहाँ पर ज्यादा होगा, कौन सा चार्ज यहाँ पर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। नहीं आया? देखो, ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन में किसकी संख्या ज्यादा हुई? भाई ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये प्रोटॉन्स की संख्या है, ये न्यूट्रॉन्स की संख्या है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी निकल करके आई? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी निकल करके आई? 8 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल करके आई? 8 इलेक्ट्रॉन। तो संख्या के बेसिस पर तो हमने ये वाला कर लिया, यानी कि नंबर्स के बेसिस पर तो हमने इसको करेक्ट मान लिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है। लेकिन अगर आप चार्ज के लिए बात करें तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? भाई अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो पहले में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन का होगा, प्रोटॉन से ज्यादा किसका होगा? न्यूट्रॉन का, सॉरी, न्यूट्रॉन से ज्यादा किसका होगा? प्रोटॉन का। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी करेक्ट, में भी नहीं, 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इतनी बात क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एंड अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्साइड आयन है, क्या था? ऑक्साइड आयन पर नेट चार्ज कितना था? ऑक्साइड आयन पर नेट चार्ज, ऑक्साइड आयन पर नेट चार्ज कितना होगा? डिफरेंस कितना निकल करके आया था? देखो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी थी? 10। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी थी? इस पर 8 थी। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। दोनों की संख्या को आप जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना निकल करके आएगा? -2। -2 कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर? सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये क्वेश्चन बना, -2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। भाई इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को रखो आप, ठीक है, जो आवेश है उसके अकॉर्डिंग रखो, जो आवेश है उसके अकॉर्डिंग रखो, और दोनों को सिर्फ ऐड कर दो। दोनों को सिर्फ, भाई किसी के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है मान लो, तो आप दोनों को क्या करो? इलेक्ट्रॉन को माइनस से शो करो, प्रोटॉन को प्लस से शो करो, -1 निकल आएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई इसी तरीके से इसको करना होगा। अभी भी नहीं आया क्या? किस किस को नहीं आया अभी भी? अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन से आयन पर, हेलो, मैं क्लास में हूँ, रामपुर। हाँ रामपुर।
हेलो, अभी जितना मैंने बताया उतना क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से आयन पर निम्नलिखित में से कौन से आयन पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम आवेश होगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा सकता है। क्या बोला जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर निम्नलिखित में से कौन से आयन पर ये आवेश होगा। अब आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऑक्साइड आयन हो सकता है, नाइट्राइड आयन हो सकता है, और भी बहुत सारे आयन बनाए जा सकते हैं। तो जिस आयन में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन बेसिकली क्या होता है, N3- होता है। क्या होता है, N3- होता है। अभी जो 3- होगा इसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन से मिलकर के बना होगा। अब नाइट्रोजन के अंदर कितने होंगे इलेक्ट्रॉनों, क्या होता है 7 इंटू 7 14 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 7 हो जाएंगे, एंड न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 - 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या बनेगा N3-। अब ये 3- कब बना होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। इमोजी सेंड करने का ऑप्शन नहीं है। चैट में होगा तो है, तो ऑप्शन उसमें इमोजी सेंड करने का भी ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग। अब ये बना होगा एंड देन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, देखो 7। अब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन की अगर बात करें तो कितने रहेंगे 7 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो 7 ही रहेंगे। यहाँ से अब अगर नेट चार्ज की बात की जाए, किसकी, नेट चार्ज की, तो नेट चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों की संख्या का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 10 इलेक्ट्रॉन है प्लस 7 प्रोटॉन है, क्या निकल करके आएगा -3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नेट चार्ज हम कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अब फिर से वही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से आयन पर इतना आवेश होगा। आपको ये आवेश दे दिया जाएगा और आयंस ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फेट आयन, बहुत सारे आयंस दे दिए जाएंगे। तो वो आयन जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा या जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसे केस में और क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें कौन होगा भाई? प्रोटॉन्स की संख्या इसमें ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में प्रोटॉन्स की संख्या कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। किसके मुकाबले? अगर हम आवेश की बात करें, ठीक है। बाकी अगर नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स में यानी कि संख्या के बेसिस पर क्या निकल करके आएगा? सबसे ज्यादा कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। तो ये क्या हो चुके हैं हमारे पास? हमने परमाणु को देख लिया और आयंस को देख लिया। अब आयंस भी हमारे पास कई प्रकार के हो सकते हैं। अब अगर हम Na+ की बात करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na+। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम सोडियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम आयन। अब ये जो सोडियम आयन होगा कैसे बना होगा? स्टार्टिंग में इसके पास कितने होंगे? 11 और 23। यहाँ से ये बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा? दान किया होगा। देन दान करने के बाद ये Na+ में कन्वर्ट हुआ होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने निकल करके आएंगे? 11। प्रोटॉन कितने निकल करके आएंगे? 11। न्यूट्रॉन कितने निकल करके आएंगे? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जब बनेगा तो कितने निकल करके आएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10। प्रोटॉन कितने बचेंगे? 11। एंड न्यूट्रॉन कितने बचेंगे? यहाँ पर 12। देन हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है? इस ऑक्साइड आयन के लिए संख्या के बेसिस पर अगर हम बात करें, संख्या के बेसिस पर तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होगी, उससे ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे और उससे ज्यादा कौन हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स। तो इस टाइप का एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे एंड फिर सबसे ज्यादा कौन हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आवेश के बेसिस पर बात की जाए तो आवेश के लिए कौन ज्यादा होगा? यहाँ पर प्रोटॉन्स ज्यादा है अभी। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसकी संख्या है? प्रोटॉन्स की। तो जो आयन होगा ये क्या कहलाएगा? एक तरीके से ये कहलाएगा मोनो एटॉमिक। क्या बोलेंगे इसको? मोनो एटॉमिक कैटायन। हिंदी में बताता हूं अभी इसको क्या बोलेंगे? एकल परमाणवीय। क्या बोलेंगे? एकल परमाणवीय धनायन। अच्छा, धनायन होगा या ऋणायन होगा इस बात का पता कैसे चलेगा? ये धनायन होगा या ऋणायन होगा इस बात का पता कैसे चलेगा? बताओ एक बार। एंड हैंड रेस करके आप वहां से बता दो, ठीक है। देखो, शर्माना नहीं है क्लास में कभी भी। लेकिन सर मैं कुछ और सोच रही हूँ। देखो, सारे ऐप में नहीं होता है, सारे ऐप में नहीं होता है ना। अनअकैडमी का बड़ा ऐप है, वो उनके पास बहुत ज्यादा बच्चे हैं। जिस दिन हमारे पास उतने बच्चे होंगे उस दिन हमारे ऐप में और अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी। देखो, किसी भी आयन का डिसाइड इस बात से होता है वो धनायन है या ऋणायन, उसके अंदर किसकी संख्या ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज से बेसिकली हम इसको डिसाइड करते हैं। क्लियर हुई बात? चलो, सो अब इस पर नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? नेट चार्ज कितने, डिफरेंस कितने का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? एक का। देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या निकल कर आएगा? अच्छा, धनात्मक आएगा आवेश। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम आयन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो सोडियम आयन के ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाइट्राइड आयन पर आवेश कितना होगा? नाइट्राइड आयन पर कितना होता है? -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑक्साइड आयन पर आवेश कितना होता है? 3.2 -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपको समझने थे। हाँ, बात सही है, डिजर्व करते हो।
बट सारी चीज़ें क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती हैं। जो ऐप वाली कंपनी है हमारी, उसने बोला है कि अभी आपके ऐप पर बच्चे कम हैं, हम उतने फीचर्स नहीं दे सकते। जिस दिन स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी देन आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलते जाएंगे। प्लस होगा ना, प्लस होगा इस ये वाला, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं SO4 2- की। ध्यान से समझना इस चीज को। SO4 2- इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सल्फेट आयन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में कौन कौन है? एक सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है। क्या ऐसा ही है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर का कितना होता है? 16, 32। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 16। क्या ये निकल करके आएगा? यहाँ से इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वो कितनी होगी? 16। यहाँ पर कितनी होगी? 8। 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 तीनों को हम लोग प्लस कर रहे हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने निकल करके आएंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 माइनस है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट भी तो किए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ एक्सेप्ट किए हैं, उसके बाद टोटल कितने बचेंगे? 16, 24, 32, 40, 48, 50। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन कितने निकल करके आएंगे? प्रोटॉन कितने आएंगे? इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 16। इधर कितने होंगे? 8। इधर कितने होंगे? 8। इधर कितने होंगे? 8। इधर कितने होंगे? 8। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। नाउ न्यूट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास? 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। यहाँ से ये कितना बचेगा? इसमें 8 बचेगा, यहाँ से भी 8 बचेगा, यहाँ से भी 8 बचेगा, यहाँ से भी 8 बचेगा। जोड़ेंगे तो क्या निकल करके आएगा? 48 निकल करके आएगा। क्लियर? नाउ अब ऑर्डर क्या बन सकता है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से आपको दे देगा। देन यहाँ पे लिख देगा कौन सा? 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 प्रोटॉन है, 50 ही न्यूट्रॉन है। ये ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन है, 48 प्रोटॉन है एंड 50 न्यूट्रॉन है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 इलेक्ट्रॉन है, 50 प्रोटॉन है, 50 न्यूट्रॉन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन है, 48 प्रोटॉन है एंड 48 ही न्यूट्रॉन है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नीचे ऊपर लिखा हुआ है, इनकी संख्या केवल आपको बतानी है, केवल आपको बतानी है। क्या डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, क्यों होगा डी वाला ऑप्शन? ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगर नेट चार्ज की बात की जाए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो ये बताओ नेट चार्ज इस पर क्या होगा? इस पर टोटल नेट चार्ज क्या निकल करके आएगा? इस पर नेट चार्ज क्या निकल कर आएगा? दोनों में डिफरेंस कितना है? 48 तो है इसके अंदर प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 50। टोटल काउंट करो, टोटल काउंट करो, टोटल काउंट करोगे तब पता चलेगा कि क्या निकल करके आ रहा है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमेशा आप माइनस से लिखो, मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे आपकी कभी गलती होगी ही नहीं। जितने प्रोटॉन है उनको प्लस से लिखो। आंसर क्या है? ओवरऑल -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देनी है। देन आपके पास क्या निकल करके आएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ऊपर 10 है, 10 नहीं है, 50 50 50, 48 50, 48 50, 48 50 50। ये वाला ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी, ये वाला डी ऑप्शन है। अच्छा, ये यहाँ पर आप बोल रहे हो शायद 16। क्लियर है ना? अब एक मैं तुम्हें इसमें ना जुगाड़ मेथड बताता हूँ।
जुगाड़ मेथड क्या होता है? अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बताएंगे, इस पे तो काम नहीं आएगा, अगले वाले पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों की संख्या क्या है, इक्वल है। 50 लिखो सर, 50 ही तो लिखा है, ये वाला भी 50 लिखा है, ये 48 लिखा है। यहाँ पर भी मेरे नेटवर्क घूम रहा है आज, आजकल वैसे मौसम भी खराब है ना, तो हो सकता है कि नेटवर्क स्लो हो, हर जगह नेटवर्क अच्छा नहीं है आज। ये हो गया ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल है, उससे कुछ चीजें आपकी क्लियर होंगी। हाँ, हम ले लेते हैं अगला एग्जांपल, P2O5। अच्छा, 60 के जैसे लग रहा है, लाओ चेंज कर दो। कौन कौन सा 60 के जैसे लग रहा है? बाकी तो कोई नहीं लगेगा, ये वाला भी लगेगा 60 के जैसा। चलो हटा देते हैं इसको। ठीक है ना। ना अगला एग्जांपल हमने क्या लिया था, P2O5। इसमें हम एक जुगाड़ मेथड देखेंगे एंड उस जुगाड़ मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। P2O5 में क्या होगा भाई, इसके अंदर फॉस्फोरस देखो, 1 2 3 4 5, ये निकल करके आए, पर इसका कितना होता है, 15 31, 15 31, 8 16, 8 16, 8 16, 8 16, 8 16। सर मौसम कैसा हो रहा है बाहर, निकलिए धूप। अच्छा, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, प्रोटॉन्स काउंट करेंगे, न्यूट्रॉन्स काउंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने निकल करके आएंगे, जो भी इसका नंबर होगा 15। यहाँ पर कितने निकल करके आएंगे, 15। यहाँ पर कितने निकल करके आएंगे, 8 8। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, सबको जोड़ दो। प्रोटॉन्स कितने निकलेंगे यहाँ से, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स होते हैं। ये हो गया, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 8 8 8, और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस किया, 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 ये प्लस किया। इसको प्लस करो, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इनके नंबर काउंट करके बताओ जल्दी मुझे, मैं नंबर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, काउंट आपको करने हैं। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 8 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 आएगा। देखो जल्दी जल्दी आंसर्स बताओ आप लोग, ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या निकल करके आएगी, हाँ बिट्टू बोलो। ये देखो, 15 दूनी 30, और 8 पंजे 40, और 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70। इसका भी कितना आ जाएगा, 70। इसका कितना निकल करके आएगा, 72। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब ये वाले ऑप्शंस दिए जाएं, ए बी सी डी, क्या क्या दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 70 70 70 70 72 70 72 72 70 70 70 72
ये आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चंस जब भी पेपर में आएगा तो आप इतना लंबा मेथड यूज करोगे, है ना, तो थक जाओगे। तो हम कुछ ना जुगाड़ देखते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करें, हम एक जुगाड़ देख लेते हैं। क्या जुगाड़ देखना है? अंतिम तो तुम बाद में देख लेना फिर क्लास, ठीक है। अब यहाँ से हम जुगाड़ की अगर बात करें तो क्या जुगाड़ होगा, वो क्या हम लगा सकते हैं? देखो, सबसे पहले देखो, अगर आपको ऐसा कोई कनेक्शन मिल जाए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्या कोई चेंजेस है, नहीं है। अगर कोई आवेश होगा, जिस तरह का आवेश होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब क्या है सर इस बात का? देखो, क्या इस पर आपको किसी प्रकार का कोई आवेश नजर आया? नहीं है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नहीं है ना इस पर कोई आवेश। अगर कोई आवेश नहीं है मतलब कि ये क्या है, उदासीन है। और एक बात हम जानते हैं कि अगर उदासीन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो इक्वल होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो इक्वल हो जाएगी, लेकिन यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, यहां पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो ये बात कंफर्म है कि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा ही होगी। इन दोनों में सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिलती है। मतलब ओवरऑल केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगी, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो ज्यादा होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखो, 70-70 तीनों इक्वल आ गए, जो कि नहीं होगा। फिर देखो 70-72, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर धनायन होता तो हो जाती। यहाँ पर 72-72-70, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा करती है और न्यूट्रॉनों की संख्या कम है, जो कि गलत है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है और ये ज्यादा है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पूरा एक एक करके कैलकुलेट करो, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर देखो, अगर धनायन है, मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट क्या है कि वो आपके काम आएंगे। फिर इस वाले बॉक्स में मैं लिख देता हूं। अगर देखो, पहला पॉइंट क्या है, अगर धनायन है तो क्या हो सकता है? हमेशा जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो ज्यादा होगी किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। दूसरा, कि अगर ऋणायन है, यानी कि अगर एनायन है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी किससे? प्रोटॉन की संख्या से। तीसरा, अगर उदासीन है, कौन है? उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल रहेगी। क्या ये बातें क्लियर है? धनायन, ऋणायन और उदासीन से रिलेटेड ये पॉइंट है, आपको याद रख लेना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश है, जिस टाइप का आवेश होगा उसी टाइप की संख्या उसके अंदर ज्यादा होगी। न्यूट्रॉन को लेकर के यहाँ पर कोई भी बात नहीं की है। ना करने का रीजन क्या है? क्योंकि हम न्यूट्रॉन को एक एक परमाणु के हिसाब से देखेंगे कि किस में ज्यादा है और किस में कम है। अभी तक जितनी भी बातें हम लोगों ने की हैं, क्या वो क्लियर हैं? अभी तक जो भी बातें हमारी हुई हैं, क्या वो सारी बातें क्लियर? अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं एंड बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। चले, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो एग्जाम्पल हमारा होगा आपके लिए SO4 2- का। अगला एग्जाम्पल किसके लिए होगा, ये आप सॉल्व करोगे। SO4 2-। नेक्स्ट, क्या क्या आपको बताना है? पहला, आपको बताना है नेट चार्ज। क्या बताना है आपको? नेट चार्ज। फिर A, B, C और D तीनों में आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन होंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैलकुलेट करके रखोगे। तीनों की संख्या कैलकुलेट करना, फिर ऑर्डर बना लेना कि इसमें किसकी संख्या ज्यादा है, आवेश के बेसिस पर भी और संख्या के बेसिस पर भी। संख्या के बेसिस पर भी ना। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं NO3, हम दूसरा लेते हैं C2O4 2-। ये आप ले सकते हो, इस पर भी आपको सेम चीजें बतानी है। नेक्स्ट है
K2 ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं OH माइनस, OH माइनस ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एटम की। दूसरा क्या था हमारे पास? मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल्स को तो हम लोग समझ चुके हैं, है ना। एटम्स क्या क्या थे? कार्बन लिया हमने एग्जांपल, ऑक्सीजन लिया था, नाइट्रोजन लिया था। मॉलिक्यूल के हमने Cl2 जैसे हो जाएगा, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो एक बार Cl2, N2 और O2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम O2 का। क्या हमने O2 का एग्जाम्पल लिया है? अभी तक नहीं लिया है। क्या एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, दोनों मिलकर के O2 बनाएंगे। यहाँ पर कितना होगा इसके पास? देखो 8 और 16। यहाँ पर क्या होगा? 8 और 16। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो कितने होंगे इसके अंदर? 8 प्लस 8। प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो कितने होंगे? 8 प्लस 8। न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो कितने निकल करके आएंगे? 8 प्लस 8। क्या यहाँ से 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? क्या यहाँ पर 16 प्रोटॉन हो जाएंगे? क्या यहाँ पर 16 न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन जब यहाँ पर हो जाएंगे तो ये जो परमाणु होगा ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ये बता सकते हो कि कौन सा आवेशित होगा, कौन सा नहीं होगा, किस पर कितना आवेश होगा। जब भी आवेश पूछा जाएगा तो आप इस बात को इंश्योर करोगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या 0 होनी चाहिए। अभी मैं मोल वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो मोल में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि निम्नलिखित आयन पर कितना आवेश होगा, अगर उसका इतना ग्राम लेकर के चलते हैं तो उस पर कितना आवेश होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एक बार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट इज मॉलिक्यूल एंड, और यहाँ पर होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड को बोलते हैं हम यौगिक को। कंपाउंड क्या होता है? इसको बोला जाता है यौगिक। तो यौगिक क्या होगा? एंड इसको क्या बोलते हैं हम? अणु। अणु जनरली जो अणु होते हैं वो क्या होता है? जैसे N2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया, P2O5 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? अणु हैं। ये सारे के सारे क्या है? अणु। अब ये जो होते हैं ये होते हैं समपरमाणविक। क्या होते हैं? ये समपरमाणविक अणु। अब ये समपरमाणविक अणु क्या होते हैं? समपरमाणविक अणु ना, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु। क्लियर? लेकिन जो यौगिक होते हैं ना वो कभी भी समपरमाणविक नहीं होते हैं। यौगिक हमेशा यही होंगे। जैसे NH3 हो गया, CO2 हो गया और P2O5 हो गया, ये यौगिक कहलाएंगे। यौगिक में क्या होगा कि विषम परमाणविक अणु जो होता है उसी को हम जनरली यौगिक बोलते हैं। जैसे NaOH हो गया, ये भी एक यौगिक हो जाएगा। मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणु का जो समूह होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, और यौगिक मॉलिक्यूल सिंपल सा वही हो जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? जुंगली? जुंगली कहाँ से सुनाई दे दी आपको? अच्छा, आपको अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको आवाज़ कहाँ से जा रही है, क्योंकि मेरा माइक है म्यूट और ये वाला माइक यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इधर कौन सा माइक यूज़ हो रहा है फिर? अच्छा, इधर दूसरा माइक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कंपाउंड, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। अब हम लोग एंटर करते हैं हमारे अगले टॉपिक जिसका नाम है मोल। मोल। मोल क्या होता है? एक मोल क्या होता है? आप लोगों ने डेफिनेशन रेडी होगी, 1/12 इंटू कार्बन 12 का जो भाग होता है उसी को हम एक मोल बोलते हैं। ऐसी कुछ डेफिनेशन आप लोगों ने रट रखी होगी, बट पूछता हूँ कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्या बोलोगे आप? मोल को क्या बोलोगे? कैसे आप डिफाइन करोगे मोल? एक्चुअल में मोल क्या है? देखो सिंपल सी मैं बात बोल रहा हूँ।
मोल क्या है? एक ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है हीप। क्या होता है? हीप। सर ये क्या वर्ड है? हीप। हीप क्या होता है? हीप का मतलब होता है ढेर। आप जैसे किसी भी चीज का ढेर लगा होता है ना, उसको बोलते हैं हम हीप। तो मोल एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। ढेर यानी कि कोई भी किसी भी चीज का जो एक ढेर लगा होता है वो। तो सर मोल का इससे क्या कनेक्शन है? मोल भी कुछ इसी तरह का डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम किसका? बनाना का। हम क्या एग्जांपल लेकर के चलते हैं? बनाना का। बनाना बेसिकली क्या होता है? जब हम मार्केट जाते हैं तो हम 12 बनाना लेकर के आते हैं। बनाना मतलब केला। 12 बनाना को क्या बोला जाता है? 1 डजन। क्या बोला जाता है? डजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर्जन। 1 दर्जन। डजन बोलोगे उससे जाकर के वो तुम्हें रख देगा ये। तो 12 बनाना मिलकर के 1 डजन बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 1 डजन बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये आपके समझ आ गया तो मोल के फंडे क्लियर। क्या बात बोल रहा हूँ कि आप मार्केट जाओ, मार्केट से 1 डजन या 1 दर्जन केला लेकर के आओ। आप कितने केले लेकर के आओगे? मार्केट से आप कितने केले लेकर के आओगे? 1 दर्जन अगर मैंने मंगाए हैं तो आप कितने केले लेकर के आओगे? बताओ भाई, कितने केले लेकर के आओगे? क्या आप 12 केले लेकर के आओगे? है ना? अगर मैंने बोला मार्केट जाओ, आप केले लेकर के आओ 1 दर्जन, तो आप 12 केले लेकर के आओगे। तो 12 केले मिलकर के 1 दर्जन बना रहे हैं। अगर मैं 1 केले की बात करूं, यानी कि 1 बनाना की बात करूं, तो ये जो 1 बनाना होगा ये क्या हो जाएगा? 1 डजन है। 1 डजन है तो ये कितना हो जाएगा? 1/12। कितना हो जाएगा? 1/12 डजन हो जाएगा। मैंने बोला कि तुम 1 बनाना लेकर के आओ, तो तुम 1 दर्जन का कितना हिस्सा लेकर के आए? 1 दर्जन का कितना हिस्सा लेकर के आए? क्या 1/12 लेकर के आए? टोटल थे 12। 12 में से तुम 1 लेकर के आए हो, देन आपका बना है मतलब 1/12 डजन। सेम इसी तरह से हम मोल को डिफाइन करते हैं। सर अभी भी समझ नहीं आया? मान लो कि ये क्या है? ये एक ढेर है। इस ढेर के अंदर क्या है? अलग अलग टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये क्या हो जाएगा? 12। टोटल मिलाकर के कितने बनाना है इसके अंदर? 12। अगर 12 बनाना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डजन बोलेंगे। सेम इसी तरह से अगर ये जो 1 बनाना है, ये 1 बनाना को हम क्या कर दें? ये जो 1 बनाना है इसको हम कुछ ऐसा कर दें कि ये 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना हो जाए। देन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1 मोल। दर्जन क्या था? मेजरमेंट की एक यूनिट थी जिसमें कई सारे बनाना थे। 1 मोल क्या है? 1 मोल क्या है? 1 मोल बनाना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 मोल बनाना हो जाएगा। तो 1 मोल बनाना कितने बनाना से मिलकर के बना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो इतने बनाना अगर मिल जाएं तो वो 1 मोल बनाना कहलाएंगे। तो सर इतने मोल बनाना तो बहुत होगा, ये तो बहुत बड़े एरिया में आएंगे। तो बनाना बड़ा होता है। हम जो मोल को डिफाइन करते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं। तो जो मोल डिफाइन होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है पार्टिकल के लिए। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब वो पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, वो कोई एटम हो सकता है ना, वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 मोल को डिफाइन किया जाए तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे बनाना पड़े होंगे इसके अंदर। बहुत सारे बनाना पड़े होंगे और बहुत सारे बनाना मिलकर के जो इसका ये ढेर होगा, इस ढेर को क्या बोला जाएगा? 1 मोल बनाना या 1 मोल इलेक्ट्रॉन?
बताओ, अगर ये क्या है, ये है 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या है, बनाना है। अगर इतने बनाना मिलकर के, इतने बनाना किसी ढेर में है, तो क्या तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये 1 मोल बनाना है? ये क्या है, ये 1 मोल बनाना है। अब बनाना उठा दो, तुम वहां पर कार्बन रख दो, तो 1 मोल कार्बन हो जाएगा। बनाना हटा करके वहां पर नाइट्रोजन रख दो, तो 1 मोल नाइट्रोजन हो जाएगा। अब ये जो नंबर होता है बेसिकली, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है इसको? Na, यानी कि एवोगाद्रो नंबर बोला जाता है। तो Na बनाना मिलकर के क्या बनाएंगे, 1 मोल बनाना बनाएंगे। इसी तरह से अगर ऐसा बोल दिया जाए कि क्या बोल दिया जाए, Na यहाँ पर अगर देखो, मैं अभी एग्जाम्पल, रेड पेन समझ में नहीं आता है, अच्छा ठीक है, चेंज कर लेते हैं। देखो मैंने ये Na आपको पता है एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर Na बनाना थे, कौन थे, Na बनाना थे, तो क्या बन रहे थे ये, ध्यान से समझना, ये बन रहे थे 1 मोल बनाना, क्या यही बने थे? अब सिर्फ नाम चेंज करते जाओ। यहाँ पर आप क्या लिखो, Na डैश लगाओ, और यहाँ पर कर दो 1 मोल, यहाँ पर भी डैश लगा दो, यहाँ पर भी डैश लगा दो। जो भी, चलो दूसरा लिखते हैं। यहाँ पर करो Na, फिर से डैश लगाओ, यहाँ पर एरो लगाओ, हो जाएगा 1 मोल कार्बन। यहाँ पर Na लिखो, यहाँ पर डैश लगाओ, एरो लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल। नाउ यहाँ पर लिखो Na पार्टिकल कर दो, है ना, Na कण बोल दो, चलो Na कण, पार्टिकल हम बोल सकते थे इंग्लिश में। ये यहाँ पर छोड़ो, ये यहाँ से करो, तो कितना आ जाएगा, 1 मोल, ये निकल करके आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज करें कि ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर कार्बन लग दूं, तो Na कण अगर कार्बन के होंगे तो ये 1 मोल कार्बन बन जाएगा। अगर यहाँ पर Na कण नाइट्रोजन के होंगे तो क्या ये यहाँ पर नाइट्रोजन बन जाएगा। अगर ऐसे हो कि Na कण में N2 ले लूं, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन परमाणु है या नाइट्रोजन अणु है, तो कि ये 1 मोल N2 बनेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि Na कण मैं ले लेता हूं किसके, P2O5 के, तो क्या यहाँ पर जो बन करके आएगा वो क्या होगा, वो 1 मोल हो जाएगा P2O5 का। मतलब कि जिस भी, चाहे वो अणु है, चाहे वो परमाणु है, चाहे वो यौगिक है, कुछ भी है, अगर हमने ले रखा है उसका Na कण, तो वो 1 मोल कहलाएगा। मतलब कि ढेर में कितने कण होने चाहिए, उसके Na कण होना चाहिए। अब ये Na कण मिलकर ही क्या बनाएंगे, 1 मोल बनाएंगे। तो ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ बताओ, क्लियर है सारा? कितने कण होने चाहिए, कितने कण होने चाहिए, कण कितने, 1 मोल बनने के लिए आपके पास कितने कण होने चाहिए, Na कण। Na कण मिल जाएंगे तो आप वो क्या बना दोगे, 1 मोल बना दोगे। किसका होगा, मैं यहाँ पर ये बोल दूं, अभी कौन है, भारती है, सानिया है, संध्या है, ऐसे बोलते हैं हम कि Na कण है, कण मतलब ऐसे मान लो कि Na कौन है, अभी संध्या है ना, सलिता है ये, तो Na सलिता, Na Na कण, सबको ले लेते हैं एक करके, तो ये क्या बन जाएगी, 1 मोल। मान लो कि यहाँ पर हमने सलिता को ले लिया,
तो Na कण सलिता के अगर हैं तो ये 1 मोल सलिता कहलाएगी, है ना। मान लो कि यहाँ पर Na कण सचिन के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 1 मोल सचिन कहलाएगा। फर्क किस चीज का पड़ रहा है, किस चीज का फर्क पड़ रहा है, केवल और केवल नाम का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर ले लो हमने Na कण बाइक्स ले ली हमने, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगी, 1 मोल बाइक्स हो जाएंगी। तो बेसिकली जो 1 मोल का संबंध है वो किससे है, वो है Na के साथ में। 1 मोल का जो संबंध है वो किसके साथ में है, वो है Na के साथ में। तो अब आप क्या यहां से एक्सप्लेन कर सकते हो एक ही एक्चुअल में मोल क्या होता है। भाई मोल क्या है, मोल कणों का एक ढेर है। कितने कणों का, Na कणों का। Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने कणों का जो ढेर होगा उसको 1 मोल बोला जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। बोलो 1-2 बार रिपीट करो 1-2 बार एंड मोल को समझो क्या होगा। बताओ जल्दी से। किसी का भी एग्जांपल ले लो, जो आपको बुरा लगता हो उसका ले लो। Na कण इसके बुला दो तो उसका 1 मोल बन जाएगा। Na कण इसरत 1 मोल इसरत, Na कण सानिया 1 मोल सानिया। तो अगर अब कभी बात होगी है ना कि 1 मोल सानिया किसके बराबर होगी, तो 1 मोल सानिया Na कण के बराबर होगी। सानिया की अगर हम Na कण यूज करेंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। क्लियर बात। तो ये है हमारे पास मोल का कॉन्सेप्ट। अब मोल जब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम बार बार मोल के टर्म्स को यूज करते हैं। अच्छा एक चीज हो, जब भी आप वहां पर चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर क्या दिया होता है, मान लो कि ऐसे दिया हुआ है कि NH3 कितना होता है 14 17, ऐसे दिया हुआ है कि 17 ग्राम NH3 पर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा बताओ भाई जल्दी से, कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 34 ग्राम NH3 पर नेट चार्ज कितना होगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट तुम्हें यहां से मिलने वाला है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। नहीं मैंने सबके एग्जाम्पल लिए हैं, क्लास में कोई नहीं बचा है। चलो अब ये बताओ इस पर टोटल नेट चार्ज कितना होगा। देखने के साथ ही तुरंत आंसर आना चाहिए आपका, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पूछा NH3 पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए। जो बच्चा इसका करेक्ट आंसर दे देगा मुझे, या तुम्हारे गिफ्ट डिलीवर नहीं हुए अभी है ना, यही रखे हैं, सोच रहा हूँ आज कर दूं कल कर दूं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। आज कर देते हैं अगर मौसम ठीक हुआ तो। करो 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 भाई, जल्दी करो जल्दी करो। आंसर बताओ मुझे इसका, जो आंसर बताएगा उसको एक प्यारा सा बढ़िया सा गिफ्ट दिया जाएगा। बताओ बताओ 17 ग्राम NH3 पर नेट चार्ज कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है। मैं देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 0 मिल जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो नेट ऑब्वियस तो 0 ही रहेगा। चाहे यहाँ पर 17 ग्राम दे दे या 17 क्विंटल दे दे, भाई नेट चार्ज क्या रहेगा 0। क्यों, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर NH3 की बात की जाए, देखो सोल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। NH3 है ना, NH3 में इलेक्ट्रॉन कितने निकल करके आएंगे, इसके अंदर 7 और 3 कितना आ जाएगा 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और प्रोटॉन कितना निकल करके आएगा 10 प्रोटॉन आ जाएगा।
तो प्रोटॉन और ये दोनों मिलकर के तो जीरो हो जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या निकल करके आएगा भाई, ना ही तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना ही प्रोटॉन ज्यादा है, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब भाई चाहे वो 17 ग्राम दे दे चाहे वो 34 ग्राम दे दे, आपको क्या देखना है, पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं। अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो जीरो का आवेश आने का तो कोई सवाल नहीं होता। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो NH4 बोल देता, क्या बोल देता वो, ऐसा बोल देता कि 18 ग्राम NH4 प्लस बोल देता वो, 18 ग्राम NH4 प्लस बोल देता, तब कुछ हो सकता था, उस पर चार्ज कितना होता है ना। फिर हम कैसे डिफाइन करते, फिर हम पूरा मोल निकालते, मोल निकालने के बाद एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इतने प्रोटॉन हो सकते हैं, उतने हो सकते हैं, डिफरेंस कितना आएगा। अच्छा तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले हमारे डब्ल्यू दे रखा तो हम मोल कैलकुलेट करो, तो मोल कैलकुलेट करेंगे तो 18, NH3 का NH4 प्लस का कितना आएगा, 18 आएगा, यानी कि एक मोल आ जाएगा, एक मोल आ जाएगा, ठीक है ना। एक मोल, एक मोल NH3 या NH4 प्लस में कितने कण होंगे, कितने होंगे, तो Na इलेक्ट्रॉन या Na कण हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, Na कण हो जाएंगे। हमें आवेश कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा होगी, क्या एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, क्या इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। अगर एक प्रोटॉन ज्यादा होगा तो यहाँ पर Na कण है, तो यानी कि Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23, देन मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितने से, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻−19, इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी ये पूरा मेथड नहीं है, पूरा मेथड हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम बाकी की कैलकुलेशन को करते हैं। क्लियर है ना, कर सकते हो ऐसा इसको। हाँ, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम करेंगे, बाकी का आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। इसका ये रिकॉर्डेड क्लास आपको ऐप पर भी मिल जाएगी एंड इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, तो जिसको यूट्यूब से दोबारा देखनी हो वो यूट्यूब से दोबारा देख लेना, एंड जिसको ऐप से दोबारा देखनी हो वो ऐप से देख लेना। क्लियर, ये मेथड होता है, ये मैं मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। जितने पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल पर अगर आवेश इतना है तो उसके Na पार्टिकल्स होंगे ना, तो Na पार्टिकल्स पर कुल आवेश कितना होगा, एक मोल की बात चल रही है ना। देखो बात क्या थी भाई, यहाँ पर हमने चार्ज निकाला था ना भाई, चार्ज हम निकाल रहे थे, कितने प्रोटॉन ज्यादा है इसके अंदर, एक प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो एक प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो उस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 हुआ, तो एक प्रोटॉन मिलकर के क्या बनाएगा, एक मोल प्रोटॉन बनाएगा, तो एक मोल प्रोटॉन के लिए क्या होंगे, उसके अंदर Na प्रोटॉन होंगे, तो Na प्रोटॉन को हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, अगर नहीं है तो अपन क्लास को यहीं रखते हैं आज। नहीं नहीं, गिफ्ट आए हुए रखे हैं, इधर रखे हैं ना, मैंने तुम्हें दिखाई भी थे एक दिन, बट मेरे को आज जाता हूँ, मैं आज कर दूंगा फिर इसको, आज नहीं तो कल तो डिलीवर हो ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हो। चलो ठीक है, कितने लोग हैं क्लास में, अंजलि, सचिन, संध्या, सानिया, साक्षी, भारती, उषा, इशरत, अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। कल से हम लोग मैटर पर बात करेंगे, यानी कि मैटर पर बात करेंगे, फिर लोग, ग्राफ, इन सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे होंगे, 3-4 क्लासेस लेंगे, देन उसके बाद मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, फिर हम केमिस्ट्री के डेली 2 लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे बायोलॉजी और फिजिक्स को लेकर के करनी है। कल फिजिक्स की क्लास हुई थी, आप लोगों को समझ आया? जो भी हैं अभी क्लास में, एक बात मुझे बताओ, कल हमारी फिजिक्स की क्लास हुई थी, आप लोगों को कैसी लगी? ठीक थी, सारी चीजें क्लियर हैं? चलो ठीक है, तब तो बढ़िया है।
अच्छा था ना, बेसिक से पढ़ाएंगे सर, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो, आप टेंशन ना लो। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे को एक चीज़ और आप लोगों से बोलनी है कि जितने भी लोग बैच खरीद चुके हैं, तो मैं आपको एक टास्क दूंगा एंड मैं सभी बच्चों से पर्सनली कनेक्ट करूंगा, एक एक करके। जितने बच्चे बैच में एनरोल होते जाएंगे, अभी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, तो मैं एक एक करके आपसे गूगल मीट पर पर्सनली कनेक्ट करूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, उन चीज़ों के आंसर मुझे आपसे चाहिए होंगे, ठीक है ना? उन चीज़ों के आंसर मुझे आपसे चाहिए होंगे एंड वो सारे आंसर आप लोग बताओगे मुझे, उससे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम्हारे ऊपर एक एक बंदे पर मेहनत करनी किस तरह से है, किसका कौन सा पोर्शन वीक है और किस पोर्शन पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगवाने हैं ताकि नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से कर पाओ। क्लियर है? तो ये काम आपको करना है, 1 घंटा आपको देना पड़ेगा मुझे पर्सनली, उसमें कोई दूसरा नहीं होगा, मैं हूँगा और आप होंगे। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर करोगे, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, कहाँ आप लैग करते हो, न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, रिवीजन में, कॉन्सेप्ट में, टेस्ट में और सिली मिस्टेक्स में, टाइम मैनेजमेंट में, जिस भी चीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी चीज़ों का हम एक-एक करके निचोड़ निकालेंगे। देन फिर हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपने सिलेबस को। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। नहीं, गूगल मीट से ही करूँगा, कॉल पे नहीं, कॉल ठीक नहीं रहता।